हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए लेक्चर के साथ। तो जैसा कि दिल्ली सल्तनत की बात चल रही थी, दिल्ली सल्तनत में जो पहला राजवंश था जिसका नाम था गुलाम वंश, जिसको हम दास वंश के तौर पे भी जानते हैं, जिसको हम आदि तुर्क के तौर पे भी जानते हैं, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम इलवरी तुर्क के नाम से भी जानते हैं, और जिसका रियल जो परफेक्ट जो नाम हमको देखने को मिलता है वो है मामलुक वंश। ठीक है, तो मामलुक वंश इसको हम इसलिए कह सकते हैं और इसलिए इसको दास या गुलाम नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस वंश में पूरे 11 शासकों ने मिलकर लगभग 84 वर्षों तक शासन किया था, जिसमें केवल 3 ही गुलाम के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा बलवन। ठीक है, यानी गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का जो गुलाम होता है वो होता है बलवन। और वही बलवन जो 40 गुलामों के दल का यानी कि तुर्कान ए चिहलगानी का क्या होता है, एक अमीर वर्ग होता है। ठीक है, उसी का एक हिस्सा होता है, उसी का एक सदस्य होता है। ठीक है, तो बलवन ने शमसी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद की हत्या करने के बाद एक नया वंश की शुरुआत करता है, जिसको हम बलवनी वंश के तौर पे जानते हैं। बलवनी वंश की जो शुरुआत होती है वो 1265 में होती है, जो 1290 तक चलता है। ठीक है, बलवनी वंश की अगर हम बात करें तो बलवनी वंश में बलवन के बाद उसके पुत्र और उसके पोते का शासन चलता है। हालांकि पुत्र को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है, केवल एक ही पुत्र, उसका जो छोटा पुत्र होता है जिसका नाम होता है बुगरा खां, वो बंगाल का गवर्नर नियुक्त हो जाता है, यानी वो बंगाल का ही उसको हिस्सा मिलता है, वो बंगाल पर ही शासन करता है। मगर बात यहां पे दिल्ली की है, तो दिल्ली में क्या होता है, तो दिल्ली में यह होता है कि दिल्ली का उत्तराधिकार बनने से पहले ही बलवन के शासन काल में उसके एक बड़े पुत्र, ठीक है, यानी उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद खां, वो एक मंगोल आक्रमण में मारा जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक मंगोल आक्रमण में मारा जाता है। ठीक है, तो पहले आप थोड़ा सा एक डायग्राम समझ लीजिए कि बलवन के बाद उसके 2 पुत्र, जिसमें कि एक का नाम है मोहम्मद खां, दूसरा का नाम है बुगरा खां। मोहम्मद खां जो था उसका बड़ा पुत्र था और बुगरा खां जो था उसका छोटा पुत्र था। ठीक है, तो बुगरा खां के समय में क्या हुआ था, मंगोल आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था इसके समय में, इसके समय में मंगोल आक्रमण हुआ था। मंगोल आक्रमण कब हुआ था, 1285 में। 1285 में मंगोल आक्रमण होता है और उसी मंगोल आक्रमण में क्या होता है, इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इसको बलवन ने उपाधि एक देता है, जो उपाधि होता है खान शहीद। खान शहीद। ठीक है, इसे एक उपाधि दिया जाता है, जो उपाधि होता है खान शहीद। ठीक है, कहा जाता है कि मोहम्मद खां के मृत्यु के बाद बलवन इतना फूट फूट कर रोया कि उसका जो है सेहत क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और धीरे धीरे जो है कि इसकी सेहत इतनी डाउन हो जाती है कि लास्ट में वो जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा। और ये जो उसका छोटा पुत्र था बुगरा खां, ये बंगाल के ही मतलब शासन में संतुष्ट था, उसको दिल्ली वगैरह से कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसे में जो है कि कहा जाता है कि किसको शासक बना दिया गया था कैकुवाद को। हालांकि मृत्यु से पहले बलवन चाहता था कि अपना उत्तराधिकार किसको बनाना, कै खुसरो को, यानी कि इसके 2 पोते, जिसमें कि एक है कैकुवाद और दूसरा है कै खुसरो। ठीक है, तो कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था कौन, बलवन। मगर अमीरों ने, जो उस समय के अमीर वर्ग थे, उन्होंने कै खुसरो को शासक न बनाकर, उत्तराधिकारी न बनाकर किसको बना दिया, कैकुवाद को। और ये कैकुवाद में एक प्रॉब्लम ये था कि इसको क्या था, इसको एक प्रॉब्लम था किसका, लकवा का। बेचारा लकवा ग्रसित था। ठीक है, कैकुवाद को हो गया था क्या, लकवा। अब इसके लकवा होने के वजह से तरकेश नामक व्यक्ति, कौन, गधा था,
तरकेश। इस सियरा ने क्या किया, इसने जो है इसको यमुना नदी में इसको ले जाकर फेंक दिया। किसने फेंका था? तरकेश ने। तरकेश नामक एक व्यक्ति था जिसने कैकुवाद को यमुना नदी में ले जाकर फेंक दिया। कैकुवाद कौन था? ये बुगरा खां का पुत्र था। अच्छा, अब इसको फेंकने के बाद फिर क्या होता है कि अमीरों ने इसके पुत्र, इसी का एक पुत्र होता है जिसका नाम है शमसुद्दीन क्यूमर्स। ये कौन है? ये इसी कैकुवाद का पुत्र है जिसका नाम है शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो शमसुद्दीन क्यूमर्स को अगला जो है उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। ठीक है, अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है? शमसुद्दीन क्यूमर्स। यही शमसुद्दीन क्यूमर्स केवल बलवन वंश का ही अंतिम शासक नहीं होता है, बल्कि गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश का भी अंतिम शासक होता है। शमसुद्दीन क्यूमर्स के बाद अब आ जाता है कौन? अब आ जाता है दिल्ली सल्तनत के में अगला डायनेस्टी, जिसको हम खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी के तौर पर जानते हैं। ठीक है, अच्छा ये था। अब इसका क्या हुआ कैखुसरो का? तो कैखुसरो को जो है कि दिल्ली के दादवेद निजामुद्दीन, ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजामुद्दीन, ये दिल्ली का एक व्यक्ति था। इसने कैकुवाद से ही कैखुसरो की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। ऐसे में इनका भी काम तमाम हो गया था। बुगरा खां जो था वो बंगाल में मस्त था। ठीक है, मोहम्मद खां का मृत्यु हो चुका था। अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, दिल्ली सल्तनत का नहीं मतलब कि गुलाम वंश का या बलवनी वंश का, वो शमसुद्दीन क्यूमर्स होता है। ठीक है, तो इतनी बेसिक चीजें पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए अब आते हैं यहाँ पे बलवन से रिलेटेड। देखिए, बलवन की अगर हम बात करें तो बलवन का जो शासन है वो 1265 से लेकर 1287 तक चलता है। यानी कि 1265 से 1287 तक जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन कौन करता है? बलवन। बलवन सत्ता में आता है कैसे? तो ये उसी गुलाम वंश का जो शासक होता है, यानी कि शमसी वंश का जो अंतिम शासक होता है, जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद की हत्या करने के बाद इसने बलवनी वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, इसने क्या किया? बलवनी वंश की स्थापना कर दिया। इसका जो मूल नाम था वो था बहाउद्दीन। बलवन का जो मूल नाम था वो था बहाउद्दीन, और ये इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था। ये कौन था? ये इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था। जैसा कि हमने बताया कि गोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का जो गुलाम था वो बलवन था, और बलवन जो था वो 40 गुलामों के दल का एक सदस्य था। ठीक है, 40 गुलामों के दल का एक सदस्य था। 40 गुलामों का दल को चालीसा या तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से भी जानते हैं, जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था और दमन कौन किया था? बलवन ने। ठीक है, तो ये पूछता है कि चालीसा का या 40 गुलामों के दल का गठन किसने किया था? बलवन ने। और इसका दमन किसने किया था? तो दमन किया था जो है इल्तुतमिश ने गठन, और बलवन ने उसका दमन किया था। ठीक है, ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि चालीसा यानी 40 गुलामों के दल या तुर्कान ए चिहलगानी, इसका गठन यानी कि इसकी स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इसका दमन या इसका एंड, इसको समाप्त किसने किया था? बलवन ने किया था। क्योंकि बलवन खुद इसका सदस्य था, और बलवन को पता था कि हम अपने सत्ता में, अपने शासन में कभी भी जो है कि मतलब कि सटीक नहीं रह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई फिक्स नहीं है कि ये सत्ता में कब तक रहेगा, या कब इसको जो है अमीरों के द्वारा हटा दिया जाएगा सत्ता से, या इसको मरवा दिया जाएगा। इसलिए बलवन शासक बनते ही पहला काम करता है, इस चालीसा यानी कि 40 गुलामों के दल को समाप्त कर देता है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज था। दूसरा चीज, बलवन जो था ना, बलवन अपने आप को बहुत कट्टर और बहुत ही ताकतवर दिखाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, क्योंकि इसको पता था कि लोगों के अंदर जब दहशत नहीं होगा तो वो हमारे सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। ये अपने साथ अंगरक्षकों को रखता था। तो दिल्ली सल्तनत में अंगरक्षकों को रखने की जो प्रथा है वो बलवन से शुरू होती है। बलवन अपने चारों तरफ अंगरक्षक रखता था, और वो अंगरक्षक जो है नंगी तलवार, यानी कि उनकी तलवारें म्यान में नहीं होती थी, बल्कि हमेशा हाथ में होती थी, और हमेशा वो नारे लगाते हुए जो है चलते थे।
ठीक है, एक दहशत बनाने के लिए, एक डर पैदा करने के लिए लोगों के अंदर। ठीक है, तो ये बलवन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें थी। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे लेक्चर नहीं ले सकता हूं, क्योंकि अभी ये फिर से गड़बड़ हो जाएगा। इसके पहले मैंने पढ़ाया था तो प्रॉब्लम आया था, जिसकी वजह से ये लिखे हुए चीज़ों को मैंने फिर से मुझे पढ़ाना पड़ा। ठीक है, इसलिए पहले से ही लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा है, अदरवाइज मैं एक एक पॉइंट करके इसको लिख कर स्टार्ट किया था, बट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गड़बड़ हो गया था। तो फिर ये हो न जाए, इसलिए मैं इसको फिलहाल यहीं पर समाप्त करता हूँ, ताकि इसको सही करके फिर नए लेक्चर में आपसे मुलाकात होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।